नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीट मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं। देखिए, साथ साथ रीट मनोविज्ञान की जो शिक्षण विधियां हैं, हिंदी शिक्षण विधियां हैं, वो चल रही हैं। 20 टेस्ट पेपर हम लगा चुके हैं, जिसके अंतर्गत कई में 50, कई में 70 क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। साथ ही रीट एसएसटी जो है वो कंप्लीट करवाई जा चुकी है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। उज्ज्वल जी के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आप रीट से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न लगाते हैं हम आज का। पहला प्रश्न है हमारा, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक और रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें? नहीं। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए? विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए अथवा विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए? तो देखिए, विविध पृष्ठभूमियों के जो लर्नर हैं, अधिगमकर्ता हैं, उनको संबोधित करने के लिए एक जो अध्यापक है उसको क्या करना चाहिए? विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ठीक है, अलग अलग विन्यासों से क्या लेने चाहिए? एग्जाम्पल्स लेने चाहिए। अगर अलग अलग पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ता है, ठीक है, सीखने वाले व्यक्ति हैं, सीखने वाले छात्र हैं तो। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है? ठीक है, बहुत बढ़िया है प्रश्न। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही रहे। ठीक है, देखिए, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख जो लक्षण होता है, ये देखिए सीटेट में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, जो पहले हमने प्रश्न देखा फर्स्ट क्वेश्चन, वो भी सीटेट में आया हुआ है। तो देखिए, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता अथवा असतर्कता, इनमें से क्या सही रहेगा? तो इसका सही उत्तर है, सृजनात्मकता की पहचान का सबसे प्रमुख लक्षण होता है अपसारी चिंतन। देखिए, अगर अभिसारी चिंतन की बात आती है, अभिसारी चिंतन किसके लिए होता है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। ठीक है, और अपसारी सृजनात्मक जो बच्चे हैं, क्रिएटिव चाइल्ड हैं, उनके लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उचित क्रम नहीं है, हमें उचित क्रम बताना है। आत्म अभिमान, दया भाव, भय, पलायन, यानी कि जो आत्म अभिमान है वो किससे रिलेटेड है? दया भाव से रिलेटेड है, भय पलायन से रिलेटेड है, रचना अनुभूति निर्माण से रिलेटेड है, या आत्महीनता विनित भाव से रिलेटेड है? तो सही उत्तर लगाएं। हमें पूछा गया है उचित क्रम नहीं है। ठीक है, 1 गलत है, 3 सही है। तो देखिए, भय जो है वो पलायन से संबंधित है। ओके, रचना अनुभूति किससे संबंधित है? निर्माण से संबंधित है। आत्महीनता जो है वो विनित भाव से संबंधित है, लेकिन आत्म अभिमान जो है वो दया भाव से संबंधित नहीं है। तो उत्तर क्या रहेगा? उचित क्रम में आत्माभिमान, दया भाव। ठीक है, आत्माभिमान से संबंधित क्या है? आत्माभिमान से संबंधित है आत्म प्रदर्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है? बताइए क्या उत्तर रहेगा? 4 ऑप्शन है, विद्यालय, समुदाय, जनसंचार माध्यम अथवा माता पिता एवं परिवार। तो बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का जो आधारभूत अभिकरण है, आधारभूत जो है वो क्या है? माता पिता एवं परिवार। नेक्स्ट है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, ये सीटेट में आया प्रश्न है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जो जल नहीं है, यहाँ पर आएगा जटिल, ठीक है, जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, रचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का इस्तेमाल। तो क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए अगर किसी बच्चे को सीखने में कठिनाई महसूस हो रही है। देखिए, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना भी बनाई जानी चाहिए, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का जो है अप्रोच का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए, लेकिन शिक्षा शास्त्र का आकलन जो है, इसकी जो जटिल संरचनाएं हैं इनका यूज़ नहीं। पहले ही समझ नहीं आ रहा, आप यहाँ पर जटिल संरचनाओं का यूज़ करेंगे तो बच्चे को वैसे समझ नहीं आएगा, तो उत्तर रहेगा थर्ड। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा गया है, कौन सी विशेषता उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? इसकी सफलता का आधार निदानात्मक शिक्षण को माना जाता है, यह विद्यालय स्तर पर किया जाता है, इसका अंतिम रूप सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण है, इसमें बालक की कमजोरियों को दूर किया जाता है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण में बालकों की कमजोरी को भी दूर किया जाता है, तो ये विशेषता है। निदानात्मक शिक्षा जो है इसकी सफलता का आधार है, ठीक है। पहले निदान होगा, उपचार होगा बाद में, पहले ही निदान जो है अगर अच्छा होगा तो तभी उपचार अच्छा होगा, फिर विद्यालय स्तर पर किया जाता, तो ये भी सही है। यहाँ पर उत्तर क्या रहने वाला है? उत्तर रहने वाला है इसका अंतिम रूप सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत जो उपचारात्मक शिक्षण है वो किया जाएगा, ठीक है। एक बच्चे का व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण बच्चे का किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। सीसीटीवी क्या होता है या किसे कहा जाता है? सीसीटीवी जो है वो कहा जाता है बंद परिपथ दूरदर्शन को। ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैंने इसमें लिया है, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। बंद परिपथ दूरदर्शन को सीसीटीवी कहा जाता है। आगे है, जेपी नाइक ने भारतीय शिक्षा में रिक्त स्थान को मायावी त्रिकोण बताया है। किसे बताया है? तो इसका सही उत्तर रहेगा समानता, गुणवत्ता व मात्रा। इन तीनों को मायावी त्रिकोण बताया है भारतीय शिक्षा में। किसने? जेपी नायक ने। 9वां प्रश्न आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, जल्दी से देखिए। भारत में सबसे अधिक आर्थिक रूप से सुधारित और हाशिए पर रहने वाले समूहों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है बताइए? भील गोंड, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, नागा और खासी, या अनुसूचित जाति जनसंख्या। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक आर्थिक रूप से जिसको सुधारा गया है वो है आपके अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन है, देखिए पढ़िए जल्दी से। पारंगत मनोविज्ञानियों का उपयोग, माता पिता को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपने कार्य हैं, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए, या अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। देखिए, भाषिक रूप की बात आ रही है तो इसका सांस्कृतिक और भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण में कक्षा में निश्चित करने से पहले शिक्षार्थी विशिष्ट वर्ग में आता है या नहीं, ये देखने के लिए किसका मूल्यांकन करना चाहिए कि जो शिक्षार्थी है उसकी मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि
वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन करने को तैयार हो जाएं, ये भी नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वो सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर रहेगा कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। ये बच्चों के सामाजिकरण जो है उसके लिए ज़रूरी है, उनसे ये अपेक्षा की जाती है सीबीएसई के द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको क्या करना है, बताना है कि ये इसके अनुरूप है या नहीं है। कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया है। निवृत्ति घृणा, युयुत्सा भय, शरणागति करुणा, संतान कामना वात्सल्य। तो बताइए जल्दी से। देखिए सही नहीं बताना है तो निवृत्ति के साथ घृणा ठीक है, शरणागति के साथ करुणा ये भी ठीक है, संतान कामना के साथ वात्सल्य ये भी रिलेटेड है, लेकिन युयुत्सा के साथ भय रिलेटेड नहीं होता। युयुत्सा जो होती है उसके साथ क्या रिलेटेड होता है, उसके साथ क्रोध रिलेटेड होता है। क्या होता है, क्रोध रिलेटेड होता है। जो है पलायन जो होता है, पलायन के साथ जो है क्या रिलेटेड होता है, भय रिलेटेड होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा युयुत्सा के साथ क्रोध और पलायन के साथ भय। असत्य है, असत्य बताना है क्या है इनमें से। निर्देशन व परामर्श में अभिवृत्ति का विशेष महत्व है। सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास नकारात्मक की अपेक्षा जल्दी होता है। अभिरुचि वर्तमान स्थिति है जो भविष्य की ओर संकेत करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर है, जो गलत है वो है निर्देशन और परामर्श में अभिवृत्ति का विशेष महत्व होता है। अभिवृत्ति का नहीं होता, बल्कि निर्देशन व परामर्श में अभिक्षमता का महत्व होता है। ठीक है, यानी कि नजरिया, आपका नजरिया क्या है उसका महत्व होता है। बाकी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। बताइए, मानव शिशु की बात हो रही है, विकास, सीखना, समाजीकरण या परिपक्वता। तो देखिए सक्रिय सदस्य के रूप में जब मानव शिशु निष्पादन करता है तो कौन से आवश्यक कौशलों का अर्जन करना शुरू करता है, समाजीकरण का। किसका, समाजीकरण का। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है या किया जा सकता है। देखिए सीटेट का प्रश्न है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देके, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो देखिए इसका सही उत्तर रहेगा समरूपों या जो सादृश्यता है उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य किया जा सकता है। 16वां प्रश्न है आपके सामने, 2018 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पैनल गठित करने और समावेशन करने का निर्णय किसने लिया। तो देखिए यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई या एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल, ठीक है, फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो 2018 में विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए पैनल गठित करने और समावेशन का निर्णय जो लिया था वो सीबीएसई के द्वारा लिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
एक बच्चा किसी अनजान व्यक्ति से डर और चिंता को दिखाता है और अपनी माँ के करीब जाता है तो ये क्या कहा जाएगा? पृथक्करण चिंता। पृथक्करण तो तब होता है जब उसको अलग किया जाए, है ना। आत्म अवधारणा, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। अटैचमेंट वाली बात नहीं है क्योंकि वो डर रहा है। अजनबी चिंता इसका सही उत्तर रहेगा क्योंकि अनजान व्यक्ति से डर दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को किस दायित्व को पूरा करना चाहिए? तो सीधा उत्तर लगाएंगे, इन सभी दायित्वों को पूरा करना चाहिए। पाठ्यक्रम का संचालन कर उससे पूरा करना होगा, टीचर को नियमित रूप से टाइम पर आना होगा, पूरे जो पाठ्यक्रम को सही टाइम पर पूरा करना पड़ेगा टीचर को। नेक्स्ट है व्यवहारवादियों का एक समूह है जो वाटसन है व्यवहारवादी। तो इनके द्वारा जो प्रतिपादित व्यवहारवादी ढांचे के भीतर रहते हुए अपना सिद्धांत और नियम अलग अलग से विकसित किया है, ऐसे व्यवहारवाद को क्या कहेंगे? देखिए व्यवहारवादियों का समूह, तो वाटसन ने व्यवहारवाद को शुरू किया था, उसके बाद के समूह की बात की जा रही है, तो ऐसा समूह कहलाएगा उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है। और जिसके अंतर्गत टोलमैन आ गया, आपके गुथरी है, ठीक है, क्लार्क हल आ गया, ये सभी जो हैं इन्होंने वाटसन के द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं, या आप व्यवहारवाद की बात करें तो उसके अलग अलग सिद्धांत देकर उसको आगे विकसित करने का काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सामुदायिक मनोविज्ञान का जन्म बोस्टन में हुए नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के एक सम्मेलन में हुआ। यानी कि जो कम्युनिटी साइकोलॉजी है उसका जो जन्म हुआ है वो बोस्टन में हुआ है। और ये सम्मेलन कहाँ पर, मतलब कब हुआ था? ये हुआ था 1965 में। कहाँ पर? बोस्टन में। नेक्स्ट है मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत के आलोक में या प्रकाश में कौन सा गलत है? ध्यानपूर्वक पढ़िए, उत्तर लगाइएगा। देखिए मैस्लो जो है वो एक एक करके आवश्यकताओं की बात करते हैं कि एक आवश्यकता जब पूरी हो जाती है फिर दूसरी आवश्यकता जन्म लेती है, ठीक है। तो संतुष्ट आवश्यकताएं कार्य अभिप्रेरण के रूप में कार्य नहीं करती हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब आपकी कोई आवश्यकता संतुष्ट हो गई है तो वो अभिप्रेरणा का कार्य नहीं करेगी। एक समय में एक से अधिक आवश्यकताओं का प्रभाव कर्मचारियों पर, यही उत्तर रहेगा, ठीक है। एक टाइम पे एक से अधिक आवश्यकताओं का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ता। एक टाइम में एक ही जो नीड है उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आपको पानी की प्यास लगी है तो आपको पानी की ही ज़रूरत महसूस होगी, भोजन की नहीं या कपड़ों की नहीं, ठीक है। तो व्यक्ति की आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति है प्राथमिकता के पदानुक्रम में संभव है। अगला है, ये भी सही है, उच्च स्तर की आवश्यकता की तुष्टि तभी होगी जब उसके नीचे की स्तर की आवश्यकताएं की तुष्टि हो चुकी हैं। मान लीजिए शारीरिक जो आपकी नीड है उसकी पूर्ति हो गई तो आपकी जो अगली नीड होगी सुरक्षा की होगी। सुरक्षा की नीड पूरी हो गई तो आगे और चीज़ों की ज़रूरत जो है आपको महसूस होगी। तो इसका सही उत्तर क्या है? एक समय में एक से अधिक आवश्यकताओं का प्रभाव कर्मचारियों पर पड़ता है। ये गलत है क्योंकि एक टाइम में एक ही आवश्यकता का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो देखिए स्मृति से संबंधित जो है अनुभूति नहीं है, क्योंकि वुडवर्थ जो हैं उन्होंने सीखने के 4 कारक बताए थे। एक बताया था सीखना, एक बताया था धारण करना, एक बताया था पुनर्स्मरण करना और एक बताया था पहचान। अनुभूति नाम की उन्होंने चीज़ नहीं बताई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास एक परिवर्तन है किसके अनुसार? विकास एक परिवर्तन है गैसेल के अनुसार। नेक्स्ट है, शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करता है। तो किसमें सहायता करता है? मूल्य द्वंद्व में, आक्रामकता में, दुश्चिंता में या समाजीकरण में? समाजीकरण में ये सहायता करेगा। देखिए सामूहिक गतिविधियों में शामिल आप तब कर रहे हैं जब आप समाजीकरण की बात कर रहे हैं। तो ये समाजीकरण जो है उसको सीखने को सुगम बनाने के लिए तो ये हेल्प करेगा ही करेगा, और जो समाजीकरण है उसमें भी हेल्प करेगा सामूहिक गतिविधियों में स्टूडेंट्स अगर भाग लेंगे तो। नेक्स्ट है, CW
चिल्ड्रेन, इसका मीनिंग का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो रीट में भी आने की जो है आशंका है और आसान सा प्रश्न था। आगे है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ 2005 1975, 1988, 2000, 2005 द्वारा प्रकाशित 4 फ्रेमवर्कों में से एक है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? एनसीईआरटी द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक स्कूल के परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान को अब किस ढंग से परिभाषित किया जाता है? ठीक है, संज्ञानात्मक स्कूल के परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान को अब किस ढंग से परिभाषित किया जाता है? सही उत्तर है व्यवहार एवं संज्ञान के अध्ययन के रूप में, यानी कि एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव। ठीक है, क्योंकि संज्ञान की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीववाद तथा आत्मकेंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है? जीववाद यानी कि आप ये कह सकते हैं ऐसी कौन सी एज होती है एक बच्चे की जिसमें वो लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर नहीं कर पाता या सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, आत्मकेंद्रित की अवस्था होती है उसकी। तो संवेदी पेशीय अवस्था की आयु होती है 0 से 2 साल। ठोस संक्रियता की एज होती है 7 से 11। जो प्राक संक्रियता अवस्था है वो होती है 2 से 7 साल और जो औपचारिक संक्रिया की अवस्था होती है 11 से 15 साल। तो इसको तो बिल्कुल आप काट ही दीजिए। 7 से 11 की अवस्था ये भी छोड़ दीजिए, बाकी रह गई संवेदी और प्राक संक्रियता। तो देखिए ये हो गई 0 से 2 साल, इसमें तो उस बच्चे को कुछ पता ही नहीं है। तो उत्तर रहेगा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही जो है सोचता है 2 से 7 साल की एज में, और सभी जो जीववाद है उस जीववाद और आत्म केंद्रिता ये दोनों जो विशेषताएं हैं वो उसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है मनोवृत्ति अभिवृत्ति का विकास होता है। मनोवृत्ति अभिवृत्ति या एटीट्यूड का विकास जो होता है वो होता है सामाजिक वातावरण में। थोड़ी स्पीड में लेंगे प्रश्न, टाइम काफ़ी हो गया है, 23 मिनट हो गए हैं। साइको सोशियल थ्योरी जोर देता है, किस पर जोर देता है? यानी कि मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है जो कि इरिक्सन ने दिया था वो किस पर जोर देता है? वो जोर देता है सामाजिक अनुभूतियों पर। ठीक है, सामाजिक अनुभूतियों पर जोर देता है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। स्किनर के मनोविज्ञान में कुछ सीमित तरह के व्यवहारात्मक इकाई का ही विश्लेषण किया गया है। कौन सी व्यवहारात्मक इकाई वैसी है जिस पर स्किनर ने ध्यान ज़्यादा दिया है? स्किनर ने किस पर ध्यान ज़्यादा दिया है देखकर ही आपको पता लग गया होगा, क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। ठीक है, लीवर दबाने की अनुक्रिया किसमें शामिल है? इसी व्यवहार में शामिल है। देखिए क्रिया प्रस्तुत जो व्यवहार है उसमें एक तो एक्टिव रहने की बात की जाती है और दूसरी बात की जाती है अनुक्रिया पर बल देने की। अनुक्रिया पर बल देना, जैसे कि लीवर दबा दिया, ये किस में आ गया? अनुक्रिया पर बल देने पर ही आ गया। तो इस पर जो है क्रिया प्रस्तुत व्यवहार पर स्किनर ने अधिक ध्यान दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की ओर। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो 1 या 2, 1 और 2। तो उत्तर रहेगा 1 और 2, क्योंकि सीखने की क्षमता बुद्धि है और अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। ये किसने माना है? मनोवैज्ञानिकों ने माना है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, ये रिपीट हो गया प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल पर
वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है, ये परिभाषा किसने दी है? मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है, ये जो दी है विशेष जो परिभाषा दी है ये लेडेल की है, लेडेल की, ठीक है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार जो बालक का विकास है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, बहुत बार पूछी गई है। आगे देखिए, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है कई कोश में, 2 कोश में, कोई कोश नहीं, केवल एक कोश। उत्तर रहेगा केवल एक कोश। जो संयुक्त कोश होता है वो संयुक्त कोश जो है, ठीक है, केवल एक कोश होता है जिसमें मनुष्य का जीवन का आरंभ जो है वो घटित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 37वां प्रश्न। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? यानी कि जो क्रिएटिविटी होती है उसके पोषण के लिए एक टीचर को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? व्याख्यान विधि तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो व्याख्यान में तो सिर्फ एक टीचर की भूमिका ज़्यादा रहेगी। श्रव्य दृश्य सामग्री भी इतनी कोई क्रिएटिविटी में भूमिका अदा नहीं करने वाली, लेकिन जो ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि है वो जो है सृजनशीलता के पोषण के लिए एक टीचर को इस्तेमाल में लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता ये क्रिएटिविटी मुख्य रूप से संबंधित होती है। तो मुख्य रूप से ये संबंधित होती है, पहले भी एक प्रश्न हमने देखा था, अपसारी चिंतन जो होता है उससे संबंधित होती है। अगर हम बात करें मॉडलिंग की, ठीक है, यहाँ आप बात करें अनुकरण की, तो ये दोनों किससे संबंधित है? ये बांडुरा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बांडुरा से संबंधित है। लेकिन जो अभिसारी चिंतन है, अभिसारी किससे संबंधित है? अभिसारी संबंधित है प्रतिभाशाली से। ओके, जो अपसारी चिंतन है वो संबंधित है सृजनात्मकता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? तो देखिए, टोरेंस जो हैं इन्होंने बात की थी, टोरेंस हो गया, गिलफर्ड हो गया, इन्होंने 4 तत्व बताए थे जिसके अंतर्गत धारा प्रवाहिता आ गया, मौलिकता आ गई, लचीलापन या लोचशीलता आ गई, और एक चीज थी आपके विस्तारण। ठीक है, क्या था? विस्तारण। तो ये 4 तत्व बताए थे, लेकिन तार्किकता जो है वो तत्व नहीं बताया था। किसने? टोरेंस ने या गिलफर्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो क्या कहलाती है? वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन मौलिक की बात आ जाती है, ठीक है, नया उपयोगी विचार आ जाए, तो वो होता है सृजनात्मकता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? यानी कि मस्तकाधोमुखी और निकट से दूर का क्रम जो है वो किस क्रिया का अंग है? तो देखते ही पता लग गया होगा आपको, विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए 42वां प्रश्न देखते हैं जल्दी से। मनोविज्ञान में सबसे प्रमुख पहला कार्य किसे सावधानी पूर्वक एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन करना है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, पशु व्यवहार, सामाजिक संस्थान या असामान्यता के कारण। तो देखिए सबसे प्रमुख पहला कार्य जो सावधानी पूर्वक और वस्तुनिष्ठ ढंग से किया गया था वो किया गया था किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा। और वाटसन ने क्या किया था? किस पर काम किया था? व्यवहार पर। तो व्यवहार इसका उत्तर रहेगा। देखिए वाटसन ने जो विधि बताई थी, निरीक्षण विधि कह लें, बहिर्दर्शन विधि कह लें, ऑब्जर्वेशन कह लें, इंस्पेक्शन कह लें, एक ही बात है। और इन्होंने किस पर जो है अध्ययन किया था? अपने खुद के बेटे पर अध्ययन किया था जिसका नाम था अल्बर्ट। अल्बर्ट पर अध्ययन किया था। किन चीजों को लेकर? वाइट चीजों को लेकर। सॉरी, वाइट जो चीजें हैं
व्हाइट वस्तुएं हैं उनके माध्यम से अपने बच्चे अल्बर्ट पर अध्ययन किया था, उसके व्यवहार का अध्ययन किया था। तो ये वस्तुनिष्ठ ढंग का पहला प्रमुख कार्य था। चलिए अगला ये प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? परीक्षणों में लचीलापन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ना चाहिए। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना चाहिए। ये कहा है एनसीएफ 2005 ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? समायोजन और बुद्धि, चिंतन व कल्पना, शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता। थॉर्नडाइक के जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है वो आधार है चिंतन व कल्पना। ठीक है, देखिए थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है वो चिंतन और कल्पना के आधार पर किया है, और उसके आधार पर इन्होंने 4 चीजें बताई हैं। एक तो है सूक्ष्म विचारक, एक है प्रत्यक्ष विचारक, एक बताया इन्होंने स्थूल विचारक, और एक 3 में बांटा है। ठीक है, एक मिनट। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण को जो है चिंतन और कल्पना के आधार पर बांटा है, और कितने पर बांटा है? 3 में बांटा है, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक। 45वां प्रश्न है, अध्यापन के समय अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप अध्यापक बनने वाले हैं तो सर्वाधिक ध्यान आपको किस चीज़ का रखना चाहिए? आप जब शिक्षण करवा रहे हैं, अध्यापन करवा रहे हैं क्लास में, विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु का, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का, या व्यक्तिगत भिन्नता का? तो व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रख के पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है आप सिर्फ प्रतिभाशाली को ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं, सृजनशील बालक को ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं, या पिछड़े बालक को ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं। आपको सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए सबको साथ में लेकर आपको पढ़ाना होगा। किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? परिपक्वता, अधिगम, व्यक्तित्व, आयु वृद्धि। तो देखिए किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए परिपक्वता जो है इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में सही क्या नहीं है? वृद्धि विकास का हिस्सा है, बिल्कुल है। जन्म से मृत्यु तक जारी रहती है, बिल्कुल। विकास जो है लगातार चलता रहता है। आगे है, उपरोक्त सभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परिवर्तनों को देखा और मापा नहीं जा सकता, और यहाँ पर लिखा है परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। तो देखिए किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए आप ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते कि परिवर्तनों को देख सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से 48वां प्रश्न लेते हैं। 2-3 प्रश्न और हैं, बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही रहे। कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? मैंने पहले प्रश्न में जो टॉरेंस का प्रश्न था उसमें आपको बताया था कि गिलफर्ड और टॉरेंस ने 4 तत्व बताए थे, जिसमें मौलिकता आ जाता है, धारा प्रवाहिता आ जाता है, लोचशीलता या लचीलापन आ जाता है, लेकिन स्मृतिकरण जो है ये नहीं आता। इन्होंने चौथा तत्व जो बताया था वो बताया था विस्तारण। क्या बताया था? विस्तारण। किसने? टॉरेंस ने और गिलफोर्ड ने। तो सृजनात्मकता का तत्व जो होता है वो स्मृतिकरण नहीं होता। 49वां प्रश्न है आपके सामने, कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का एक प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जा सकता है कहलाता है नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन, संकलित मूल्यांकन। तो देखिए एक कक्षा नायक उपदेशक यानी कि जो क्लास लीड कर रहा है, इंस्ट्रक्टर यानी कि क्लास जो टीचर है, ठीक है, क्लास टीचर आप कह सकते हैं, उसके द्वारा मूल्यांकन का ऐसा प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है क्या कहलाता है? जो सिखाते समय यूज में लिया जाता है, नैदानिक, फॉर्मेटिव, प्लेसमेंट या संकलित। तो देखिए संकलित या योगात्मक तो बिल्कुल नहीं होगा,
प्लेसमेंट भी नहीं होगा, नैदानिक क्योंकि आप निदान नहीं कर रहे। देखिए, दो प्रकार बताए गए हैं, एक होता है फॉर्मेटिव और यानी कि आपके निर्माणात्मक या रचनात्मक, दूसरा होता है योगात्मक। तो यहाँ पर जो चीज़ हो रही है वो हो रही है निर्माणात्मक की या रचनात्मक की, या आप कह सकते हैं फॉर्मेटिव मूल्यांकन। देखिए, शिक्षण के समय फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है, क्लास टीचर करता है और उसी दौरान वो क्या करता है, निदान भी करता है प्लस उपचार भी यहाँ पर कर देता है। कोई चीज़ बच्चे को नहीं समझ में आ रही, बच्चा पूछता है, उसका उत्तर दिया जाता है, मतलब बच्चे की जो कठिनाई है उसको समाप्त भी कर दिया जाता है। तो कक्षा जो अध्यापक है वो मूल्यांकन का फॉर्मेटिव मूल्यांकन यूज़ करके अनुदेशन के टाइम में सीखने के विकास में इसका यूज़ करता है। लास्ट प्रश्न है, कक्षा 7 के बालकों द्वारा अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करने योग्य बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। क्या उपयुक्त होगा? चार्ट तैयार करना, स्क्रैप बुक तैयार करना, सिक्कों का संग्रह करना या समाचार पत्र पढ़ना। ये भी नहीं होगा। सिक्कों का संग्रह करना ठीक है, क्रिएटिविटी इतना ज़्यादा नहीं मान सकते, लेकिन सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करने की बात की जा रही है, चार्ट बनाना भी नहीं। इसमें से बिल्कुल सही उत्तर रहेगा स्क्रैप बुक तैयार करनी, क्योंकि स्क्रैप बुक जब तैयार की जाती है तो हर बच्चे की स्क्रैप बुक अलग अलग होती है, वो अलग अलग प्रकार से बढ़िया स्क्रैप बुक तैयार करने की कोशिश करता है, अपनी जो रचनात्मकता है उसको अभिव्यक्त करके उसको दिखाता है। ठीक है, तो ये उत्तर सही रहेगा। स्क्रैप बुक तैयार करते वक्त जो है अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करने योग्य बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त यही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ कम से कम अपने 2 मित्रों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें, एक लाइक कर दें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपका अगर आप लाइक देते रहेंगे बढ़िया तरीके से, इसको आपको पसंद आती है, अगर ये मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज़ आपको पसंद आती है, टेस्ट सीरीज़, तो इसको आगे जारी रखा जाएगा। जिस प्रकार से शिक्षण विधियों को हम जारी रख रहे हैं, शिक्षण विधियाँ समाप्त नहीं हो गई हैं, शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज चल रही है, 20 हम कर चुके हैं। ठीक है, आगे भी लगातार चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो उसमें हिंदी शिक्षण विधियाँ, मैथ की, ठीक है, और साथ ही आपके साइकोलॉजी की ये शिक्षण विधियाँ सभी चल रही हैं। साथ ही साथ आज हमने पहला टेस्ट पेपर देख लिया है किसका, मनोविज्ञान का, जो कि CTET से लेकर रीट से लेकर UP टेट से लेकर इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।